मेरे पापा बोलते थे कि तुम्हें पता था ना सब कुछ पहले से। मैंने बोला कि ये कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ है गर्ल्स विल बी गर्ल्स की लीड एक्ट्रेस प्रीति पाणिग्राही। प्रीति, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रीति, अगर फिल्म की बात की जाए, जी। शुरुआत हम इसी से करते हैं, कैसे मिला आपको ये प्रोजेक्ट? मैंने बस कॉलेज ख़त्म किया था, आखिर के जो इम्तिहान थे उनको दे दिया। और फिर मेरी एक दोस्त थी जो इंटर्नशिप कर रही थी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। तो उसके पास एक प्रॉम्प्ट था, उसने बोला कि मैंने तुम्हारे कुछ एड्स देखे हैं, तुम एक्टिंग करती हो तो इसमें भेज दो अपना इंट्रोडक्शन। कुछ सवाल पूछे गए थे उसमें कि आप स्कूल में किस तरीके के छात्र थे, और आप कुछ अच्छी कहानी बताइए स्कूल से। तो बस कैमरा सामने रखा, क्योंकि पैंडेमिक में पूरा टाइम ऐसे ही रिकॉर्ड करके वीडियोस बनाते थे। तो कैमरा सामने रखा, इंट्रोडक्शन भेजा, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने स्क्रिप्ट से 2 हिस्से भेजे और बोला कि इसको आप रिकॉर्ड करें। तो वो 2 हिस्से भी भेजे, उनके थोड़े बहुत वेरिएशंस करके उनको भेजा। तो फिर दिलीप शंकर सर जो हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका मैसेज आया। उन्होंने बोला कि प्रीति, आपका ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा हमें। और तब तक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर हैं, कहानी किस विषय में है, कुछ नहीं पता था। थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट से पढ़ के जितना समझ आया वो था। तो सर ने बोला कि अब हम स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप पढ़िए। इसकी डायरेक्टर शुचि तलाती हैं और इनके पिछले काम भी हम आपको भेज रहे हैं, तो आप देखिए। और उन्होंने पूछा कि आप इंडिपेंडेंट कितना है, कि आप अपने डिसीजंस कितना खुद लेते हैं। तो मैंने बोला, और कॉलेज से जस्ट निकली हूँ, मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ, मैं क्या जवाब दूँ इस चीज़ का। तो मैंने बोला हाँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन्स होंगे, तो आप, मतलब ये था कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ट्रांसपेरेंट थे, सारी चीज़ें जो भी थी। स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने को दिया तो वो पहले से ही चाहते थे कि हमें सब पता हो और फिर हम वो डिसीजन लें। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मम्मी को भी पढ़ाया, दीदी को भी पढ़ाया। दीदी तो बहुत सपोर्ट करी थी कि तुम करो। और फिर मैंने गूगल भी किया स्क्रिप्ट के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ऋचा चड्ढा और अली फजल। तो मैं काफ़ी खुश थी, और मुझे पता था कि अब, मतलब, और शुचि का काम भी देखा, स्क्रिप्ट भी पढ़ा, तो मुझे पता था कि जो भी होगा, जैसी भी टीम होगी, सब ख्याल रखेंगे और कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ एक्सप्लॉइट नहीं होंगे मैं इस चीज़ में। बस फिर आगे बड़ी बात। इंटीमेसी का जिक्र किया, पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने उनको पहले क्लियर कर दिया कि इस तरह के सीन्स होंगे? तो जाहिर सी बात है, पेरेंट्स की तरह उनका थोड़ा कंसर्न तो था कि किस तरीके से होगा। मेरे पापा बोलते थे कि तुम्हें पता था ना सब कुछ पहले से, या फिर, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक्टर्स को ले लेते हैं और उनको बताते नहीं इस चीज़ के बारे में। तो उनका कंसर्न था। पर मुझे अच्छा लगा कि स्क्रिप्ट की वजह से मेरी काफ़ी बात हुई मम्मा की इससे। मैंने बोला कि ये कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है रियल लाइफ में। और ये भी पता था कि पूरे क्रू में ज़्यादातर महिलाएं रहेंगी, जिससे कि एक सेफ्टी महसूस होता है हमें। और इसको एक महिला डीओपी शूट कर रही थी, इसको एक फ़ीमेल एडिट करने वाली थी। तो पूरे टाइम ही चारों ओर आप महिलाओं से घिरे हुए हैं, तो कोई भी इसमें डर की बात कुछ नहीं थी। तो काफ़ी मतलब कैंडिड रिएक्शन था मेरा पेरेंट्स के साथ। और उनके कंसर्न्स को भी मैंने थोड़ा टाइम दिया। मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अलग जनरेशन से आए हैं। तो मेरी दीदी ने काफ़ी सपोर्ट किया इससे, क्योंकि वो दोनों जनरेशन्स के बीच में है, और वो पास कर चुकी है, मम्मी पापा से बात करने वाला फेज़ वो पास कर चुकी है। तो वो चाहती थी कि वो सपोर्ट करें मुझे, और कहीं भी कुछ भी बात करनी हो, एक माध्यम बनना हो, तो दीदी थी मेरे साथ। फिर जैसे ही शूट शुरू हुआ, मेरे मम्मी पापा एक बार सेट पे भी आए थे। उन्होंने जब देखा माहौल, तो वो काफ़ी, मतलब, दे वर वेरी रिलैक्स्ड पूरी चीज़ को लेकर। और फिर फिल्म भी देखी तो वो काफ़ी काफ़ी खुश थे। आज, मतलब, अभी प्राइम पर आ गई है फिल्म, तो पापा, पहले संडे होता था तो वो 4 फिल्में देखते थे, पर अभी मेरी फिल्म वो 4 बार देख चुके हैं संडे में। तो काफ़ी खुश हैं वो। ऋचा और अली की बात की जाए, हाँ एज अ जी। प्रोड्यूसर, वो एज अ प्रोड्यूसर, एज एक्टर्स, और आई थिंक एज डायरेक्टर्स भी काफ़ी ही लाजवाब लोग हैं। एक्टिंग में तो उनका काम हमने देखा था, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हैं करने के लिए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है उनकी। और मैं काफ़ी खुश थी कि वो प्रोड्यूसर्स भी बने, क्योंकि जब आप एक्टर से प्रोड्यूसर बनते हैं तो आपका एक्टर्स के लिए एक सेंसिटिविटी रहता है। और सारे प्रोड्यूसर्स नहीं, पर कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं थोड़े, हमें डर लगता है थोड़े खड़ूस जैसे प्रोड्यूसर्स होंगे, पर ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और पहले शूटिंग के दौरान वो हमसे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें सिर्फ एक ही कमांड आए, वो शुचि से आए, और कोई आसपास ना हो। और हम भी नए फर्स्ट टाइम एक्टर्स थे, तो हम उनको देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे सामने आए। पर जब फिल्म ख़त्म हो गई,
डबिंग भी हो गया, उसके बाद का जो प्रोसेस था जब हम सनडांस गए और जितना भी हमने ट्रैवल किया है वो पूरे टाइम हमसे कनेक्टेड रहे हैं, अभी भी काफ़ी कनेक्टेड हैं। और मुझे कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंसर्न रहता है तो मैं एक बार उनसे चेक करवा लेती हूँ, मतलब फिल्म के बियॉन्ड भी अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ भी आता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि ये कैसा रहेगा, मुझे करना चाहिए या नहीं। तो काफ़ी सपोर्टिव है। ना ऑफ स्क्रीन अगर रीचा वाले की बात की जाए, उनके साथ तो आपने काफ़ी मोमेंट्स वक्त बिताए, काफ़ी या पल बिताए। ऐसा कोई एनेक्डोट या ऐसा कोई किस्से कहानी जो आपको काफ़ी दिल के करीब हो और आप हमसे शेयर कर पाए? वो दोनों बहुत बड़े प्रैंकस्टर्स हैं, बहुत मस्ती करते हैं। रिचा मैम काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, मतलब उनका शेड्यूल काफ़ी ऑन पॉइंट रहता है। पर अली सर ने बताया कि वो उनके साथ अप्रैल फूल प्रैंक करती हैं और वो ज़्यादा बड़ी प्रैंकस्टर है अली सर से। पर केशव मेरे साथ ऐसा रहा क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, वो बहुत जोक्स मारते हैं। तो एक बार जब हम सनडांस में गए थे तो केशव, हम लोग एक घर में हमने रेंट पे लिया था और हम वहाँ रह रहे थे, तो हम घर पे बैठे हुए थे लिविंग रूम में। और केशव को एक मैसेज आता है, वो उसी की फ़ोटो थी और किसी ने बाहर खिड़की से खींच के उसको भेजी थी। तो केशव ने डर के मुझे दिखाया कि ये किसने फ़ोटो खींची है, और मैं भी देख के डर गई कि कौन कौन जासूसी कर रहा है हमारे ऊपर। फिर हमने डर के फिर अली सर को दिखाया कि ये देखो फ़ोटो आया हमें। तो वो भी थोड़ा घबराए कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने अपने टीम मेंबर को भेजा था वो फ़ोटो भेजने के लिए और हमारे साथ ये प्रैंक खेला था। उन्होंने खुद फ़ोटो भेज के हमें गुप्त द्वार से वो फ़ोटो मिली और हम सब डर गए थे। तो काफ़ी काफ़ी मतलब कभी भी अभी हम लोग जितना प्रमोशंस कर रहे थे फिल्म के, तो हमने फिर से काफ़ी सारा वक्त बिताया। तो ऐसे हंसी मजाक, अभी एक वीडियो भी हमने इंस्टाग्राम पे छोड़ा जो उनने ही बोला कि फटाफट ये कैमरा लो, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको शूट करते हैं, इसको एडिट कर दो। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। आपकी भी फर्स्ट फिल्म, उनकी भी फर्स्ट फिल्म एज अ या प्रोड्यूसर, इस प्रोसेस को कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइम फीचर डायरेक्टर हैं। काफ़ी लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था सेट में, तो जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है तो कोई हायरार्की नहीं होती है, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं होता है और एक बहुत ही कोलैबोरेटिव टीम वर्क हो जाता है वो। तो इसीलिए और उनका फर्स्ट टाइम एज प्रोड्यूसर्स था, तो और वो काफ़ी इन्वॉल्व भी रखते थे हमको उनके वर्क से। तो हम मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली प्रोड्यूसिंग के बारे में, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली अबाउट प्रमोशंस, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस, अबाउट मतलब डबिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया मिला उनसे। और वही था, मतलब बहुत ही इक्वल स्पेस था थ्रू एंड थ्रू। इवन आई मीन शुचि के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी मतलब वो सबको लेकर चलती हैं। अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी है और तो हम एक्टर्स को बस वो फॉलो करना है। अगर हमें कोई भी डाउट आता है तो हम सीन से पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर फिल्म, और जब शूट शुरू होता है तो वो एक्टर्स पे छोड़ देती है कि वो जहाँ सीन को लेकर जाना चाहते हैं वो जाए। तो हम एक सीन के लिए लगभग 13-14 टेक्स लेते ही हैं। और वो एक होता था ना कि वन टेक एक्टर है, इन्होंने एक ही टेक में सब सही कर दिया, वो हम छोड़ चुके थे, वो काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे। अभी ऐसा होता है कि अगर हमने 13-14 टेक्स नहीं लिए तो कुछ गड़बड़ है, ये छठे टेक में कैसे हो गया। प्रीति, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो अच्छा। मुझे थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता पाए? तो मैं तो पूरा नोएडा, दिल्ली एनसीआर की पली बड़ी हूँ। और हमारे स्कूल में लैंग्वेज होता था, हिंदी पढ़ते थे। मैंने 9th-10th में संस्कृत भी लिया था और मैं आई थिंक 12th ख़त्म होने के दौरान चाहती थी कि मैं संस्कृत को थोड़ा और पढूँ, क्योंकि उससे हमारे जो शास्त्र हैं उनको जिस तरीके से लिखा गया था मैं डायरेक्टली उस तरीके से पढ़ सकती थी विदाउट एनी ट्रांसलेशन। पर फिर ऐसे होता है मतलब कहीं कहीं आप चले जाते हो फिर वो चीज़ छूट जाती है पीछे। तो अभी भी अगर टाइम मिले तो मैं ज़रूर लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहूँगी। इनफैक्ट मेरी मातृभाषा इज़ ओडिया, मैं ओडिया बोलती हूँ घर पे। और ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे लैंग्वेजेस जब बोलते हो, आई थिंक ये काफ़ी सारे भारतीयों के साथ होता है कि आप बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हो तो आप मन में कोई किसी लैंग्वेज से सोचते हो, बोलते हुए कुछ और बोलते हो, कभी कभी मिक्स हो जाता है लैंग्वेज, तो हमारी खिचड़ी तो हो बनती जाती है, रहती है। यस यस। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मैं हिंदी के साथ साथ कभी कभी इंग्लिश बोल रही हूँ, हो सकता है बीच में मेरे मुंह से उड़िया कुछ निकल आए, फिर मैं सोचूंगी अरे मैंने क्या बोल दिया। तो वो तो चलता रहता है। और हमेशा से इस फील्ड से जुड़ना चाहती थी? बचपन से ही, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे घर वालों को देखा है, मेरी दीदी परफॉर्म करती हैं स्टेज में, थिएटर भी करती थी और ओडिसी डांसर भी हैं। अच्छा। तो उनको स्टेज में देख के मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे मैं भी, वो बोलती थी कि अच्छा उनको एक छोटे मुनि ऋषि की ज़रूरत है, तुम आ जाओ। तो मुझे बस स्टेज में कपड़ा पहना के चोटी बना के बिठा देते थे। फिर मुझे लगता था वाह मैंने दीदी के तरह कुछ किया है, तो मैंने कुछ अचीव किया है। तो उनको फॉलो करते करते मैं भी गई। और मम्मी पापा भी कभी भी हमारा कोई शो होता है, प्रोग्राम होता है तो दे कम,
दे वॉच इट, दे विल अप्रिशिएट इट, वो रिकॉर्ड करते थे। तो उनका जितना इन्वॉल्वमेंट रहता था इस चीज़ में, उससे हमें ऐसा भी लगता था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे बड़े होते होते इन चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिलने लगी। जब भी पढ़ाई चलती रहती थी, पर जब भी कुछ परफॉर्मेंस होता था, कोई थिएटर होता था, उसकी रिहर्सल्स होते थे, तो मेरा ध्यान, मेरा मन हमेशा उसमें जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं पूरे दिन में बिज़ी हूँ, मैं बैठ के कुछ खाली ऐसे टीवी नहीं देख रही या कुछ नहीं कर रही। हालाँकि टीवी भी देखना चाहिए लोगों को, पर अभी जैसे हो गया ना कि मतलब बिस्तर पे पड़े हैं और फ़ोन चलाए जा रहे हैं, तो उसके बदले अगर मुझे कभी मौका मिले रिहर्सल्स करके थिएटर करने का, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही है। तो अंदाज़न कितने सालों तक आपने थिएटर किया अपने पहले कैमरा ब्रेक से? आई थिंक जब मैं 6th क्लास में थी तब से थिएटर का वो फोर्स एकदम शुरू हुआ। और तब स्कूल में मेरी टीचर है संघमित्रा मैम, उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे। वो दीदी की भी टीचर रह चुकी है, पर जब मैं आई तो एकदम छोटे बच्चे की तरह। तो उनके वजह से मैंने काफ़ी प्रेमचंद की कहानियाँ, और हमारे सोसाइटी में भी आते थे एनएसडी के टीचर्स आते थे। अस्मिता थिएटर ग्रुप में भी मैंने एक वर्कशॉप किया था। तो थिएटर लगभग स्कूल के ख़त्म होने तक किया, फिर कॉलेज में भी किया। तो कॉलेज में हिंदू कॉलेज गई, और वहाँ पे एक थिएटर सोसाइटी है जो इम्तियाज़ अली ने शुरू की थी, इब्तिदा। तो उसमें हिस्सा लिया, और उसके वजह से भी काफ़ी कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक और स्टेज प्ले वो सब किया। पर फिर पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से जो भी फिजिकल हम कर सकते थे वो सब बंद हो गया, और थिएटर ऑनलाइन उतना नहीं अच्छा नहीं था। लगता, उसका मज़ा नहीं आता है। पर स्कूल में अराउंड 7th क्लास ऐसा हुआ था, मेरे पास एक नया लैपटॉप आया था जिसमें एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। तो उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ वीडियोस जो शूट किए थे उनको डाल के देखा, तो मैंने बोला ये तो एकदम जैसे टीवी में आता है, मैं वैसे ही बना सकती हूँ उसको, एकदम न्यूज़ की तरह उसको एडिट कर सकती हूँ, उसमें टेम्पलेट आ रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो उसके बाद मैंने भी वीडियोस बना के उनको फिल्म कट दे के उनको कॉम्पिटिशन में भेजा स्कूल में। तो तब से फिल्म का इंटरेस्ट आया। और ये चीज़ वापस आई जब पैंडेमिक हुआ, तब मैं घर पे बैठी थी, तो मुझे लगा था कि इस समय का कुछ अच्छा उपयोग किया जा सकता है, इधर कुछ कैमरा लेके खुद से कुछ शूट करके बनाया जा सकता है। और हम देखें तो पैंडेमिक में वही हुआ, काफ़ी लोग जो थे उनको एक्सेस मिला इंटरनेट का, उन्होंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी जगह पे अपना कंटेंट छोड़ा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी उनका काम बाहर आया। तो ऐसे ही फिल्म बनाया। पर 2021 में मैंने एक ऑडिशन भेजा एक एड फिल्म के लिए, तो उन्हें मेरा ऑडिशन अच्छा लगा। और फिर वो पहला टाइम था, उस टाइम भी पैंडेमिक था, तो हम क्लास मिस करने का कोई टेंशन नहीं था, हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे देते थे और फिर जो करना चाहते हो करो। तो फिर वो पहला ऐड था, पहला मेरा कैमरा एक्सपीरियंस था, हमने चांदनी चौक में शूट किया था। तो बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, पूरा फर्स्ट टाइम ऐसे सेट में, दूर से कभी सेट देखा होगा पहले, पर पहली बार हम सेट में आए, पहली बार किसी ने मेरा मेकअप लगाया, मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, मुझे माइकअप किया। किस चीज़ का ऐड था? ये अपग्रेड का ऐड था। अच्छा। और वो एक कैंपेन कर रहे थे कि नाम की नहीं काम की डिग्री, तो जिन्हें जो कहीं से भी पढ़ाई पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मज़ा आया काफ़ी। और फिर नाइट शूट भी था, और काफ़ी सारे दूसरे एक्टर्स से भी मुलाकात हुई जो काफ़ी टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, और ऐड मेरे से काफ़ी ज़्यादा एड्स कर चुके हैं। तो जो पूरा एक एक्सपीरियंस था, वो कॉल सुनना कि ओके साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग एंड एक्टर रेडी, तो वो सब सुनने में बहुत मज़ा आया। और उसी की वजह से, उस ऐड की वजह से बाकी एड्स से भी मैं जुड़ी, और 2-3 और एड्स किए। फिर किसी को काम अच्छा लगा तो उन्होंने किसी शॉर्ट फिल्म में रेफ़र कर दिया। तो ऐसे ही करके काम काम चलता बढ़ता गया। गया और फिर हाँ। आपको गर्ल्स फिर गर्ल्स विल बी गर्ल्स मिल गया। तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, हाँ किस जी, तरह के रोल्स, अब तो शुरुआत है, बट बिल्कुल। ऐसे कोई पर्टिकुलर जॉनर जो आप खुद एंजॉय करती हो एज एन ऑडियंस और अपने आप को उस जॉनर में आगे बढ़ता देखना चाहती हो? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मतलब सोच के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब गर्ल्स भी आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का भी कुछ लिखा जा सकता है और ये मेरे लिए इतना सूट करेगा। तो कई तरीके की फ़िल्में बनती हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं सारे टाइप की फ़िल्में कर सकूँ। मतलब हैरी पॉटर से लेकर आप कॉल मी बाय योर नेम, इस रेंज तक की फ़िल्में आई वुड वांट टू डू। हाँ, मैं ऑनेस्टी में भी बिलीव करती हूँ, मतलब जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर आप उसकी सच्चाई अच्छे से रख पा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग फ़िल्म का माध्यम यूज़ करके किसी को मतलब कुछ मिसगाइड नहीं करना चाहिए लोगों को फ़िल्म्स के थ्रू। स्पेशली हमारे कंट्री में, जहाँ पे ऑडियंस काफ़ी इम्प्रेशनेबल है, तो वो नहीं होना चाहिए।
फिल्म्स के थ्रू ऑडियंस को इवॉल्व होना चाहिए, उनमें एक समझ आनी चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और किस तरीके से फिल्म सिर्फ एक फिक्शनल मीडियम है। डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली हमें फिल्म को ऐसे देखना चाहिए और उसे डिटैच भी कर लेना चाहिए। तो कोई बॉलीवुड आइकन या फिर आपके फेवरेट? बहुत लोग हैं। अभी इनफैक्ट हमारी एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जहाँ पे जितने सारे बॉलीवुड आइकन्स को हम बचपन से देखते हैं, वो सब फ़िल्म देखने आए थे। जी। कोंकणा सेन शर्मा, दिया मिर्ज़ा, तनिष्ठा चैटर्जी, दिव्या दत्ता, वो सब आए थे। तो उनको देख के मतलब वॉव! मतलब फ़िल्म के थ्रू इन लोगों से जुड़ पाई मैं, जो काफ़ी अच्छी बात थी। ऋतिक रोशन ने भी ऋतिक तारीफ रोशन ने भी फ़िल्म की। देखी, शबाना जी ने भी फ़िल्म देखी, जी। और उनके काफ़ी सिर्फ अच्छे फिल्म विचार देखी थे। नहीं, इनफैक्ट तारीफ भी तारीफ़ की भी है। की, बिल्कुल। मामी के टाइम पे वो आए जी। थे, और हम लोग हर स्क्रीनिंग से पहले हम जाते नहीं थे अंदर, बस हम बाहर खड़े होके देखते थे कैसा माहौल है, क्या है। हाँ। तो माहौल हमेशा गर्म रहता था। लोग 2-2 घंटे तक क्यूज़ में खड़े रहते, तो फ़िल्म नहीं देख पाते थे। तो हमें बुरा भी लगता था, पर हमें ये भी लगता था कि अच्छा, हमारी फ़िल्म की इतनी डिमांड भी है। तो हम ऐसे ही खड़े थे, केशव और मैं बस डोर के पास खड़े थे, और फिर अचानक से सबा आज़ाद आईं। तो हम बहुत खुश हो गए, अरे वाह! सबा आई हैं, और फिर उनके पीछे-पीछे ऋतिक सर भी आए। हम लोग केशव और मैं ऐसे देख के एकदम एकदम चौंकने लगे, वाओ! सर भी देखेंगे। फिर हम ऑडिटोरियम में अंदर गए, तो शबाना जी बैठी थी, सोनाली बोस बैठी थी, रीमा दास बैठी थी। तो उनको देख के हमें लगा कि हम जा नहीं सकते यहाँ से, तो हम थोड़ी देर फ़िल्म देखे, फिर बाहर बैठे रहे। बहुत शांति से, तसल्ली से बैठे रहे। टीम को मैसेज किया कि देखो ये सब फ़िल्म देखने आए हैं। और फिर जैसे ही फ़िल्म ख़त्म हुआ, बहुत ही इमोशनल था वो, तो काफ़ी गले मिल रहे थे हम, और बातें हो रही थी, भीड़ जम गई थी। तो ऋतिक रोशन के साथ काम करने की ख्वाहिश? बिल्कुल। मैं मतलब स्टेज पर पहुँच पाऊँ, बहुत वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उनके डांस बहुत अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस भी आई थिंक सुपर 30, इवन कोई मिल गया के टाइम से ही इज़ डन अ लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क। तो इफ आई कैन रीच दैट लेवल फॉर श्योर, बट या वेरी हैप्पी टू इवन जस्ट टॉक टू हिम। कोई ऐसे एक्ट्रेस जिनकी काम को आप काफी सराहना करती हो और आप उनके नक्शे कदम पे चलना चाहें? काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं। अभी हाल ही में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, मार्गरेट क्वॉली करके। उनकी एक फ़िल्म आई है सब्सटेंस, पर सब्सटेंस से पहले भी उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया है। एक सीरीज़ है द मेड करके, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनल इंट्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस थी, और सब्सटेंस एकदम मतलब दूसरा रेंज था उसका। तो वो रेंज मुझे बहुत पसंद है। तो उनका आई थिंक जैसा ट्रैजेक्टरी चल रहा है करियर का, मुझे काफ़ी पसंद है। उसके अलावा जूली डेल्फी हैं फ्रांस से, लिया सेडू हैं फ्रांस से। उनका काम मुझे नहीं पता मैं उनका प्रोनाउंस कर पा रही हूँ नाम सही से, लेकिन उनका काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलते चलते कोई और प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हो या जो आप कर रहे हो और बात कर सके इस बारे में? अभी तो नहीं है। आई थिंक अभी मेरा प्रोजेक्ट मैं ही हूँ, मतलब खुद पे काम करना है। और अभी जितना एक्सपोज़र मिला उस फ़िल्म से, जितने लोगों से बातचीत हुई है, काफ़ी चीज़ें पता चली जिनमें मुझे काम करना है। और अभी एक ही फ़िल्म हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इससे इससे कुछ बेहतर कर पाऊँ। ये काफ़ी बेहतरीन था, बट 2 साल पहले किया था, तो जो एक्टिंग का प्रैक्टिस उस टाइम था वो अभी नहीं है। तो उन पे काम करना है, खुद पे काम करना है, खुद का ख़्याल रखना है। फिर जो प्रोजेक्ट आएगा जैसे आएगा। तो अभी आप नोएडा में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं? अभी मैं जैसे अब मैंने जस्ट बोला था, अभी मैं कहीं नहीं रह रही हूँ। मैं इस पूरे साल मैं कहूँगी तो मैं एयरपोर्ट में रुकी हूँ और फ़िल्म की वजह से ही रुकी हूँ इस हाँ। जगह से उस जगह जाना। तो हाँ, मैं कहीं सेटल डाउन ज़रूर होना चाहती हूँ। आई थिंक बॉम्बे आना चाहूँगी और यहाँ पे कुछ वक़्त बिताना चाहूँगी। इस शहर का पेस तो काफ़ी काफ़ी तेज़ है और उससे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा चलता है। फैमिली में कौन, आप, आपकी बहन और मेरी बहन, मेरे मम्मी-पापा, और बाकी रिलेटिव्स जो हैं वो उड़ीसा में रहते हैं। हाँ जी। बहन कहाँ पर है आपकी? बहन लंदन में अपना पीएचडी कर रही हैं, और वो भी मेरी मम्मी भी हेड मिस्ट्रेस वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है, सो एकेडमिक लाइन है, उनको भी एकेडमिक परस्यू करना है। अच्छा। पर अंदर ही अंदर सबके अंदर एक कलाकार है। मम्मी लिखती हैं, दीदी परफॉर्म करती हैं, पापा को फिल्म बनाने का शौक है। अच्छा। तो अभी बस मैं बोल रही हूँ पापा को, पापा कह रहे कि तुम लग जाओ, फिर मैं मैनेज करूँगा तुम्हें। मैंने बोला अच्छा, ये इतना आसान काम नहीं है।